नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपके पाठ्यक्रम में जो नाटक शामिल हैं उनको। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के दो नाटक आपके पाठ्यक्रम में शामिल थे, दोनों नाटकों को हम लोग पढ़ चुके हैं। जयशंकर प्रसाद जी के आपके पाठ्यक्रम में तीन नाटक शामिल हैं। तीन नाटकों में से आज हम लोग पहला नाटक चंद्रगुप्त को पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। बड़ा महत्वपूर्ण नाटक है और आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो ये जो चंद्रगुप्त नाटक है, इसका रचना काल है 1928-29, यानी ये जो है 1928-29 के दरमियान रचा गया था। लेकिन इस ऐतिहासिक नाटक का प्रकाशन सन 1931 में हुआ। आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद जी का, इसका प्रकाशन कब हुआ? 1931 में हुआ। ये नाटक प्रसाद जी के नाटक कल्याणी परिणय जिसका प्रकाशन हुआ था 1912 में, उसी का परिवर्धित रूप यानी बढ़ा हुआ रूप। तो ये जो नाटक है चंद्रगुप्त, ये प्रसाद जी के नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप माना जाता है। 1933 में ये नाटक अभिनय चंद्रगुप्त नाम से प्रकाशित हुआ। बात करें कि नाटक का उद्देश्य क्या है, तो इस नाटक का उद्देश्य राष्ट्रीय और सांस्कृतिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। बढ़ते हैं आगे और कुछ चीजें और समझते हैं। चलिए बात कर ली जाए कि नाटक में अंक कितने हैं और अंक के भीतर दृश्य कितने हैं। तो सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि नाटक में 4 अंक हैं। कितने अंक हैं? 4 अंक हैं, 44 दृश्य हैं। सारी बात 4-4 की है, आपको याद रखना है। नाटक में 4 अंक हैं, 44 दृश्य हैं। अब बात कर लेते हैं कि किस अंक में कितने दृश्य आए हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। आपकी परीक्षा जो अभी इससे पीछे वाली नेट की परीक्षा हुई थी, उसमें यह प्रश्न आया था, आपसे चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में दृश्य पूछ लिए गए थे। तो बाकायदा आपके सामने दृश्य लिखे गए हैं, यहां से आप लोग दृश्य याद कर लें। जो पहला अंक है, पहले अंक में दृश्य हैं 11, दूसरे अंक में दृश्य हैं 10, तीसरे अंक में दृश्य हैं 9 और चौथे अंक में दृश्य हैं 14। कुल मिला के 44 दृश्य हैं। कुल मिला के 44 दृश्य हैं और 4 अंक हैं। तो याद करना भी बड़ा आसान है, लगातार घटते हुए क्रम में है। पहले में 11, दूसरे में 10, तीसरे में 9 और चौथा आप लोग याद कर लीजिए, उसमें 14। अगर बात करें कि इस नाटक का सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो इस नाटक का सबसे बड़ा अंक चौथा अंक है। चंद्रगुप्त नाटक का नायक कौन है? तो चंद्रगुप्त नाटक का नायक चंद्रगुप्त है, लेकिन इस नाटक में चाणक्य भी बड़ी अहम भूमिका में है। इसीलिए कई बार इस प्रश्न पे विवाद उठता है कि इस नाटक का नायक कौन है, चंद्रगुप्त या फिर चाणक्य। लेकिन सर्वमान्य जो मत है वो चंद्रगुप्त ही है। तो अगर प्रश्न आता है तो आपको चंद्रगुप्त पे ही टिक करना है। नाटक की नायिका कौन है? तो नाटक की नायिका कार्नेलिया है। बढ़ते हैं आगे। चंद्रगुप्त नाटक में इतिहास किस काल का है? तो मौर्यकालीन इतिहास की यह घटना है। चंद्रगुप्त नाटकों में स्त्री पात्रों की संख्या 11 है। स्त्री पात्र कितने हैं? 11 हैं। और पुरुष पात्रों की संख्या 24 है। तो ये चीज आप लोग याद रखें, इस नाटक में स्त्री पात्र हैं 11, पुरुष पात्र हैं 24। चंद्रगुप्त नाटक की जो कथा है वो तक्षशिला, गांधार, सिंधु तट और मगध तक फैली हुई है। इन घटना स्थलों की घटनाएं इस नाटक में वर्णित हैं। चंद्रगुप्त नाटक में 3 प्रमुख घटनाओं की जो है चर्चा है। 3 प्रमुख घटनाओं को केंद्र में रखकर जो है ये नाटक लिखा गया है। वे 3 घटनाएं कौन कौन सी हैं? पहली घटना है सिकंदर का भारत पर आक्रमण, दूसरी घटना है नंद कुल का उन्मूलन और तीसरी घटना है सेल्यूकस की पराजय। और ये जो नाटक है चंद्रगुप्त नाटक में 326 ईसा पूर्व से लेकर 306 ईसा पूर्व तक की घटनाएं वर्णित हैं। यानी कह सकते हैं कि इस नाटक में 20 वर्ष की घटनाएं जो है वर्णित हैं, 326 ईसा पूर्व से लगाकर 306 ईसा पूर्व तक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो हम लोगों ने पढ़े। इस नाटक में ये जो है इस नाटक से संबंधित नहीं है, तो इसको थोड़ा सा अलग करते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं
नाटक चंद्रगुप्त जो है इसमें पात्र कौन कौन से हैं, तो नाटक के पात्र आपको जो है बहुत लंबी नाटक के पात्रों की लिस्ट है, तो आपको बाकायदा इसके 2-3 बार पात्र पढ़ने होंगे, समझने होंगे और आपको पूरा नाटक पढ़ना होगा। खाली अगर आप पात्र रटेंगे तो वो 1-2 दिन के लिए पात्र आपको तैयार हो जाएंगे, फिर से आप जो है पात्र भूल जाएंगे। पात्र अगर आपको याद रखने हैं तो सबसे अच्छा विकल्प ये है कि पात्र एक साइड में रखिए और पूरा नाटक देख देख के जो है पढ़ते जाइए। पात्र आपको कभी अपने आप भूलेंगे नहीं, तो पात्र को अलग याद करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपने नाटक पढ़ा है, अगर आपने नाटक के पात्र पढ़े हैं, तो चलिए एक बार नाटक के पात्रों का रिवीजन कर लिया जाए। तो चाणक्य पात्र है नाटक का, जो मौर्य साम्राज्य का निर्माता है। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट है, कह सकते हैं इस नाटक का नायक है। नंद जो है वो मगध सम्राट है। राक्षस मगध का अमात्य है। अमात्य को आप मंत्री कह सकते हैं, अमात्य को आप मंत्री कह सकते हैं। वररुचि कात्यायन ये भी जो है मगध का अमात्य है। तो राक्षस और वररुचि ये दोनों जो है मगध के अमात्य हैं। सकटार जो है वो मगध का मंत्री है। आम्भीग तक्षशिला का जो है राजकुमार है, अलका का भाई है। सिंहरण मालोगढ़ मुख्य का कुमार है। पर्वतेश्वर जो है वो पंजाब का राजा है। पोरस, ये जो है कुछ और पुरुष पात्र हैं। सिकंदर जो है वो ग्रीक आक्रामक है। फिलिप्स जो है वो सिकंदर का क्षत्रप है। सिलुकस जो है वो सिकंदर का सेनापति है। एनिसा क्रिटीज सिकंदर का सहचर है। ये जो है सिकंदर से संबंधित पात्र हैं, इनको आप लोग याद रखें। सिकंदर जो है ग्रीक आक्रामक है। फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप है। सिलुकस सिकंदर का सेनापति है और एनिसा क्रिटीज सिकंदर का सहचर है। मौर्य सेनापति जो है वो चंद्रगुप्त के पिताजी हैं। देवबल, नागदत्त गढ़मुख्य गणतंत्र पदाधिकारी हैं। साइबर्टीज और मेगनस्थीज ये दोनों यमन दूत हैं। दंड्यायन एक तपस्वी हैं। धनदत्त पाटिलपुत्र का सार्थवाहक है। चंदन धनदत्त का पार्षद है और आजीवक जो है एक साधु है। तो ये जो है 24 पात्र जो पुरुष पात्र थे वो हो गए। अब हम लोग पढ़ लेते हैं स्त्री पात्र। तो स्त्री पात्रों में अलका जो है वो तक्षशिला की राजकुमारी है और मैंने आपको बताया था कि ये आम्भीग की बहन है। सुवासिनी जो है वो सकटार की कन्या है। सुवासिनी जो है सकटार की कन्या है। कल्याणी मगध की राजकुमारी है। नीला लीला जो है इसकी सहेलियां हैं, यानी कल्याणी की सहेलियां हैं। मालविका सिंधु देश की कुमारी है। कार्नेलिया सेलुकस की कन्या है। कार्नेलिया जो है सेलुकस की कन्या है। और स्त्री पात्रों में ये एकमात्र ऐतिहासिक पात्र है। अगर आपसे पूछा जाए पुरुष पात्रों में तो जो है काफी सारे ऐतिहासिक पात्र हैं, लेकिन जितने भी नाटक में ऐतिहासिक पात्र आए हैं उन ऐतिहासिक पात्रों में सिर्फ कार्नेलिया ऐतिहासिक पात्र है। बाकी जो है प्रसाद जी ने कल्पना का सहारा लिया है अपनी कहानी को, नाटक की कथा को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये चीज आप लोग याद रखें। मौर्य पत्नी जो है चंद्रगुप्त की माता है। मौर्य पत्नी जो है चंद्रगुप्त की माता है। एलिस कार्नेलिया की सहेली है। मणिमाला धनदत्त की पत्नी है और माधवी जो है चंदन की पत्नी है। तो ये जो है स्त्रियां नाटक के स्त्री पात्र हो गए। तो पुरुष पात्र और ये स्त्री पात्र, तो ये बात हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। नाटक में ये जो पात्र आए हैं इन पात्रों का वैशिष्ट हम लोग जो है पढ़ लेते हैं कि किस पात्र की क्या विशेषता है, किस पात्र से संबंधित कुछ जरूरी बातें हैं, उनको भी हम लोग उन पे भी नजर डाल लेते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का सम्राट है, वीर है, उदार है, आत्मसम्मान वाला है, स्वावलंबी है, कृतज्ञ है और संवेदनशील है। और संवेदनशील होने के साथ साथ एक प्रेमी है। चाणक्य हैं, मौर्य साम्राज्य के निर्माता हैं, ब्राह्मण हैं, युद्ध के प्रणेता हैं और प्रेमिका सुवासिनी का त्याग इन्होंने किया है। राजपाट एवं शासन का भी इन्होंने त्याग किया है अपने कर्तव्य पथ पे निर्वाध चलने के लिए। सिंहरण जो है वो मालव का कुमार है, अलका का प्रेमी है। ये दो पहचाने इसकी आप लोग बिल्कुल याद रखें। सिंहरण जो है वो मालव कुमार है और उसके साथ साथ अलका का प्रेमी है। चंद्रगुप्त का सर्वप्रिय मित्र है और चाणक्य का भी ये प्रिय शिष्य है। यानी चंद्रगुप्त और सिंहरण ये जो है गुरु भाई हैं। सेल्यूकस जो है वो यवन सम्राट है, सिकंदर का सेनापति है, कुशल योद्धा है। कुशल योद्धा होने के साथ साथ मानवता के गुण से भी परिपूर्ण है। मानवता के गुणों से भी परिपूर्ण है। अंत में चंद्रगुप्त से परास्त होने
पर अपनी जो है पुत्री का विवाह, कार्नेलिया का विवाह ये जो है चंद्रगुप्त से कराता है। तो ये इसके बारे में हो गया। कुछ पात्रों के बारे में और बात कर लेते हैं। जैसे आम्भीक है, आम्भीक अलका का भाई है, तक्षशिला का राजकुमार है, राष्ट्रद्रोहियों के दल में से एक है। अपनी बहन अलका को भी ये जो है बंदी बना लेता है। पर्वतेश्वर है, वो परिवर्तनशील चरित्र है, बुद्धि में स्थायित्व का इसके अभाव है, नंद से अपमानित होकर चाणक्य से आश्रय मांगता है, नंद के पुत्र आम्भीक से अपनी पुत्री का विवाह इसलिए नहीं करता है क्योंकि वह नंद को शूद्र समझता है, और इसके साथ साथ ये चंद्रगुप्त को भी वृषल समझता है। सक्टार, सक्टार मगध का मंत्री है, सुहासिनी है, सुहासिनी का पिता है, और राज आज्ञा से ये जो है बंदी है। राक्षस मगध का अमात्य है और एक कलाप्रिय व्यक्ति है, और नंद जो है इस नाटक का एक खल पात्र है। तो ये जो है पात्रों का वैशिष्ट्य हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस नाटक के जो प्रमुख गीत आए हैं उन पे आप एक नज़र डाल लीजिए, ताकि अगर आपको गीत अच्छी तरीके से तैयार करना है तो उसका सिर्फ एकमात्र विकल्प है, आप जो है नाटक अच्छी तरीके से पढ़िए, पूरे गीतों को पढ़िए, तभी आपको गीत तैयार हो पाएंगे। अगर गीत आपको तैयार है तो मेरे साथ एक बार रिवीजन करिए। फिर भी अगर आपने कभी नहीं पढ़े हैं तो अगर रट्टा मार सकते हैं तो रट्टा मार लीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गीत आसानी से मुझे तैयार हो सके तो उसका एकमात्र विकल्प ये है कि आप नाटक पढ़िए, नाटक के गीतों को पढ़िए। फिर आपको एक एक लाइन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वे अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो घटनाक्रम में बंध जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी घटना चल रही है, उसके बाद कौन सा पात्र कौन सा गीत गाता है। फिलहाल जो है एक एक दो पंक्तियां रख दी गई हैं ताकि आपने अगर कभी नहीं पढ़ा हो तो एक बार उन पर नजर पड़ जाए, और अगर आपने गीत पढ़ के रखे हैं तो उनका एक बार रिवीजन हो जाए। इस नाटक का बहुत ही महत्वपूर्ण गीत, या फिर कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण गीत, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक किनारा, ये जो है कार्नेलिया के द्वारा गीत गाया जाता है द्वितीय अंक में। तो ये गीत आपको याद रखना है, अरुण यह मधुमय देश हमारा। ये गीत कौन गाता है? कार्नेलिया गाती है, और किस अंक में गाती है? द्वितीय अंक में गाती है। बिखरी किरण अलख व्याकुल हो, विरस बदन पर चिंता लेख, ये जो है गीत मंदाकिनी के द्वारा गाया जाता है। बिखरी किरण अलख व्याकुल हो, विरस बदन पर चिंता लेख। द्वितीय अंक में एक गीत जो है अलका के द्वारा गाया जाता है। कौन सा गीत है? कि समीप भरी फिर प्यासी आंखें क्यों नादान, कौन सुनेगा तेरा गान। तो ये लाइन आप यहां से पकड़िए, कौन सुनेगा तेरा गान। अगर आपको गीत में ये लाइन मिल जाए, कौन सुनेगा तेरा गान, तो आप जो है अलका तक पहुंच सकते हैं। ये गीत किसके द्वारा गाया गया है? अलका के द्वारा गाया गया है। याद कर लीजिए, अगर गीत में आता है कौन सुनेगा तेरा गान, तो ये गीत अलका के द्वारा गाया गया है। इस तरीके से कुछ ना कुछ ट्रिक बना के इन गीतों को याद करिए आप लोग। कल्याणी के द्वारा चतुर्थ अंक में एक गीत गाया जाता है कि सुधा सीकर से नहला दो, लहरें डूब रही हैं रस में, रहा न जाए वे अब बस में, रह न जाए वे अब बस में, यह मोती बन जाए मृदुल कर से सहला दो। तो ये जो है कल्याणी के द्वारा एक गीत गाया जाता है। मधुप एक कली का है, पाया जिसने प्रेम रस, सौरभ और सुहाग, ये जो है मालविका, इसमें मालविका काफी गीत गाती है। 3 गीत मालविका के लिखे गए हैं, तो एक गीत ये हो गया। बज रही बंसी आठों याम, ये भी जो है मालविका गाती है, महत्वपूर्ण गीत है। ओ मेरे जीवन की स्मृति, ओ आंतर के आतुर अनुराग, ये तीनों गीत जो है मल्लिका के द्वारा गाए जाते हैं। अब आपके सामने बड़ा ही महत्वपूर्ण गीत आ रहा है कि हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये जो है संवेद स्वर में गाया जाने वाला इस नाटक का गीत है, और चतुर्थ अंक में गीत आता है। तो एक ये गीत हो गया, और पीछे जो आपको बताया गया था एक ये गीत हो गया। ये दोनों गीत इस नाटक के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी पूछने के नाम पे तो कुछ भी पूछा जा सकता है। सखी वह प्रेममयी रजनी, आंखों में स्वप्न बनी, सखी वह प्रेममयी रजनी, ये गीत जो है सुवास। तो ये जो है इस नाटक के कुछ प्रमुख गीत थे, और
इस नाटक की दो क्लासें बनाई जाएंगी। एक क्लास तो आपकी ये थी जिसमें आपको नाटक के बारे में जो मूल बिंदु थे उन पे चर्चा की गई, नाटक के पात्र, नाटक के अंक, ये सारी जो चीज़ें आपने पढ़ी, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य थे, महत्वपूर्ण फैक्ट थे, उन चीज़ों पे हम लोगों ने बात कर ली। इससे बाद वाली जो एक क्लास बनेगी उसमें आपको जो है बाकायदा नाटक की कथा वस्तु बताई जाएगी, किस पात्र का कौन कौन सा जो है प्रमुख कथन है ये बताया जाएगा, और एक बार गीत आपको फिर से पढ़ाए जाएंगे जिससे गीत का आपका रिवीजन हो सके और उसमें थोड़ा विस्तार से आपको गीत पढ़ाए जाएंगे। तो एक क्लास ये हो गई। एक क्लास इसके बाद में क्लास बनेगी और उस क्लास में एक काम और किया जाएगा। उस क्लास में जो अभी तक इस नाटक से, चंद्रगुप्त नाटक से प्रश्न आए हैं, वो प्रश्न जो है आपको PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो प्रश्न आपको उस नाटक में पढ़ाए जाएंगे, जिससे आप इस चीज का अंदाजा आराम से लगा सकेंगे कि परीक्षक हमसे किस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, या फिर अभी हाल ही के प्रश्न पत्रों में किस तरीके से प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। तो उस जो इस नाटक का दूसरा भाग कल या परसों आएगा आपके लिए, उसमें आपको बाकायदा बताया जाएगा, उसमें PYQ रखे जाएंगे और आपको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो फिलहाल आज की क्लास इतनी ही। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।